हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट प्लस में बच्चों एनसीईआरटी का निचोड़ जीके जीएस का बच्चों शानदार क्लास। इस क्लास में बच्चों 105 प्रश्नों का सेट है और मैं इसमें से आपको कराने वाला हूँ। सभी प्रश्न बच्चों आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे बच्चों कोई स्टेट एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा आपको प्रश्न बच्चों यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। सभी एग्ज़ामों के लिए रामबाण प्रश्न आज ही सभी बच्चे रट लें, क्योंकि मैं लेकर के आ चुका हूँ आपके सामने लूसेंट सामान्य ज्ञान का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ घंटी को दबाकर साथियों बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। सेशन अच्छा लगेगा तभी सभी बच्चे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक साथियों शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सभी साथियों शेयर कर देंगे और क्लास में कमेंट करते रहेंगे सेशन ये कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिएगा साथियों स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। आज का बच्चों इस सेशन का पहला प्रश्न है अनुलोम विलोम का विलोम क्या है। ये बच्चों विलोम शब्द पूछा गया, यानी कि उल्टा शब्द पूछा गया। देखिए अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों हिंदी का अगर स्टेट एग्जाम देते हैं तो वहाँ हिंदी के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो पीछे चलता हो साथियों, जो पीछे चलता है वो हो जाता है अनुचर। क्या हो जाता है? अनुचर। ये एक शब्द है, अनेक शब्दों का एक शब्द है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये तो हिंदी का भी क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी का ही है। महादेवी वर्मा एक हिंदी की लेखिका हैं। अब महादेवी वर्मा का जन्म पूछा गया है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? फर्रुखाबाद में बच्चों इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साथियों किस लिए मिला है ये बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो साथियों एक यामा इनकी रचना है। यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आप सभी बताइएगा। क्लियर है साथियों? विनोद कुमार शुक्ल बच्चों पूछा जाए इनको किस लिए दिया गया है तो उर्वशी के लिए मिला है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, अगला देखेंगे। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए पारदर्शी माध्यम बच्चों जिससे हम आर पार हो सकें, जिससे सूर्य की प्रकाश जो है वो आर पार हो जाए, वो पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। उसका अपवर्तनांक क्या होगा साथियों जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए, यानी कि निर्वात में दिखे ही ना, तो उसका बच्चों अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। 1.33 बच्चों किसका अपवर्तनांक है बताइएगा? ये जल का अपवर्तनांक हो जाता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों? सबसे कठोर है, सबसे कठोर धातु हीरा हो जाएगा। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 हो जाता है। याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि, निष्कर्ष इसका क्या होगा कि यह कण जो है एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा। कण बच्चों एक वृत्तीय गति पर, वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बल है, बल का अगर ऐसा ही मात्रक देखा जाए तो न्यूटन हो जाता है, न्यूटन कहा जाता है। एफ इजकल टू हो जाता है बच्चों एम ए, एम जो है वो द्रव्यमान हो जाता है, द्रव्यमान, और ए जो है बच्चों त्वरण हो जाता है, त्वरण। ठीक है, तो अगर बच्चों इसका आपसे
ऐसा यूनिट पूछा जाए आप क्या बताइएगा? ऐसे तो न्यूटन हो जाता है बच्चों, लेकिन आपको न्यूटन कहीं कहीं नहीं दिया रहे तो मार देना है क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम न्यूटन कहते हैं। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। त्वरण बच्चों एक्सीलरेशन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। यहाँ तक साथियों क्लियर है? चलिएगा आगे चलेंगे। और बच्चों जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम है उससे बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। और जो द्वितीय नियम है बच्चों उससे बल का सूत्र मिलता है। और तृतीय नियम से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो जाता है। याद रखिएगा, रेलवे में के एग्जामों में बच्चों आ जाते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपिंडता किसकी होगी? बताइएगा साथियों, सबसे अधिक संपिंडता किसकी होगी? हवा की, यानी कि विसरण का गुण बच्चों, फैलने का गुण किसका होगा? तो ये हवा का हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विसरण का गुण सबसे अधिक, विसरण का गुण साथियों सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में? तो बच्चों देखिए, गैस जो है, गैस में साथियों सबसे अधिक हो जाएगा, उसके बाद द्रव में हो जाएगा बच्चों, उसके बाद ठोस में हो जाएगा। विसरण यानी कि फैलता है बच्चों। जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो विसरण का गुण बढ़ता है। विसरण का गुण बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो याद रखिएगा तापमान का समानुपाती होता है। क्लियर है साथियों? आकर्षण बल बच्चों सबसे अधिक किस में होता है? अगर आकर्षण बल की बात कर दिया जाए, आकर्षण बल साथियों अधिक किस में होता है? तो देखिएगा ठोस में बच्चों आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, और सबसे कम बच्चों गैस में होता है। क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं, ये ठोस के बच्चों अगर कण होते हैं तो आपस में पास पास सटे होते हैं, पास पास बच्चों सटे होते हैं, बहुत ही मजबूत आकर्षण बल के द्वारा वो जुड़े होते हैं। अगर द्रव्य की कण रहे तो द्रव बच्चों ऐसे रहेगा, थोड़ा सा दूर दूर, और गैस के जो कण है बच्चों वो यहाँ एक यहाँ एक यहाँ इस तरीके से रहता है। तो गैस में आकर्षण बल कमज़ोर होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है साथियों? बताइएगा। क्लियर है साथियों? चलेंगे आगे, आगे चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है। एक मनुष्य जो है वो 2 मीटर लंबा है। उसे अपने पूरे प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? देखिए बच्चों, ये साइंस का क्वेश्चन है और ये रेलवे में पूछे जाते हैं। कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे? रेलवे के एग्जामों में पूछे जाएंगे। और यहाँ से बच्चों मैं प्रश्न आपको बता दूं और आंसर भी बताऊंगा, कुछ और प्रश्न पूछूंगा बच्चों। समतल दर्पण की बात किया गया है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा? बताएंगे आप सभी बच्चे? बताइएगा बच्चों। तो इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। पार्श्व उल्टा बनता है, पार्श्व उल्टा बच्चों। पार्श्व उल्टा का अर्थ समझते हैं? पार्श्व का उल्टा बच्चों, जैसे आप दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने दाएं हाथ उठाइएगा ना तो आपको लगेगा कि हम बाएं हाथ उठाए हैं। दर्पण में देखिएगा तो उसमें प्रतीत होगा कि आप बाएं हाथ उठाए हैं। तो ये हो जाता है पार्श्व उल्टा, ठीक है। लेकिन वस्तु को आप जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे, ये मान लीजिए समतल दर्पण है ना, ये समतल दर्पण है बच्चों। वस्तु को अगर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब भी बच्चों 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। जितने आकार की वस्तु होगी, मतलब वस्तु की ऊंचाई जितनी होगी उतना ही बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाता है। और इसमें प्रश्न पूछा गया है, जो देखिएगा
कि प्रतिबिंब को देखने के लिए मान लीजिए कि एक लल्लू राम बैठा है, यहाँ पे बच्चों एक लल्लू राम है, लल्लू राम, एक लल्लू राम है, ठीक है। इसके सामने हम समतल दर्पण कितना लंबा करें, समतल दर्पण साथियों कितना लंबा करें कि लल्लू राम का जो प्रतिबिंब है उसके पूरे आकार का बने, उसके सामान्य आकार का बने बच्चों, आप बताइएगा, यही प्रश्न पूछा गया है। अब बच्चों लल्लू राम की लंबाई जो है वो 2 मीटर है, कितना है, 2 मीटर है, तो दर्पण की लंबाई कितना हो जाएगा। तो देखिए समतल दर्पण में साथियों अगर किसी की भी कोई भी वस्तु हो उसका लंबाई हमें पूरा देखना है, तो प्रतिबिंब जो हो दर्पण जो हो जाएगा साथियों उस वस्तु के आधी ऊंचाई की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, आधी ऊंचाई, यानी कि 1 मीटर का होना चाहिए। क्लियर है। तो समतल दर्पण में बच्चों प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के आधे, वस्तु का बच्चों आधा दर्पण होना चाहिए, ये याद रखिएगा। दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक बच्चों गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। क्लियर है, बताइएगा सभी साथियों। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न पे। कांच के उत्तल लेंस को, कांच के बच्चों उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति होगी। कांच की अगर बच्चों उत्तल लेंस है उसको हम पानी में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी बच्चों जो फोकस दूरी है ना वो अधिक हो जाएगा, किसका, उत्तल लेंस का, अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस, ठीक है। क्लियर है बच्चों, अगर पानी में आप डुबाइएगा तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी बच्चों उत्तल लेंस पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव। उत्तल लेंस में अगर उत्तल दर्पण भी रहे तो पॉजिटिव हो जाएगा। उत्तल लेंस बच्चों अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। इसकी अवतल दर्पण बच्चों 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा साथियों। अगर प्रश्न आ जाए, देखिए उम्मीद करेंगे प्रश्न आ जाए वैसा प्रतिबिंब वाला, तो मैं प्रतिबिंब के बारे में आपको बताऊं। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, सूर्य का बच्चों द्रव्यमान पूछा गया है तो 10 के पावर 29 टन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूर्य जो है बच्चों नाभिकीय संलयन पे आधारित है, किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन, संलयन बच्चों नाभिकीय संलयन पर आधारित हो जाता है हमारा सूर्य, ठीक है। सूर्य जो बना होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस में बच्चों हीलियम से बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, क्या साथियों क्लियर है, बताइएगा। आगे चले बच्चों, सूर्य ही है जिनके प्रकाश से हमें सनलाइट जो है बच्चों इससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। फिर बच्चों ये मछली से प्राप्त होता है और मछली से जानते हैं विटामिन ए की भी प्राप्ति होती है, विटामिन ए की भी साथियों। क्लियर है, आगे चलिएगा। आ गया बच्चों दर्पण लेंस है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का व्यवहार एक जैसा होगा, प्रतिबिंब दोनों में बच्चों सेम बनेगा, ठीक है। आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है उसकी शक्ति बच्चों आपको पावर के बारे में पता नहीं है कि लेंस की शक्ति अधिक होगी, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी, बताइएगा किस लेंस की बच्चों शक्ति अधिक होगी, ये पूछा गया है। तो हमेशा बच्चों उत्तल लेंस की जो शक्ति है ना वो अधिक होगी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, P बराबर 1/f हो जाता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है साथियों। माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिमाण होगा, मजदूरी अगर बढ़ती है बच्चों तो इसका परिमाण क्या होगा ये बताना है। तो जनसंख्या में बच्चों वृद्धि होगी, मजदूरी बढ़ेगी तो जनसंख्या में इसकी वृद्धि होगी। हमारे देश की जनसंख्या अभी कितना है बच्चों, वर्तमान जनसंख्या हमारे देश का तो लगभग बच्चों 144 करोड़ प्लस हमारी जनसंख्या चरम सीमा पे है। पूरे विश्व का 18% जो जनसंख्या है ये हमारे भारत की जनसंख्या है।
फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया है? फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार जो है बच्चों, ये बताना है कि ये किसने प्रकाशित किया है। तो ये प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय ने बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज बच्चों, ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात कर दिया जाए किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने। कब किया, तो 1828 ईस्वी में बच्चों। सती प्रथा के अंत के लिए बहुत संघर्ष किए हैं इन्होंने। ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ है कहाँ, तो कोलकाता के अंदर होता है। ठीक है, कोलकाता के अंदर साथियों। यहाँ तक क्लियर है। लाला लाजपत राय बच्चों, अगर पूछें आपसे तो PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन्होंने की बच्चों। इन्हों पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी अगर पूछ दिया जाए किनको कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। यहाँ तक क्लियर है साथियों। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे साथियों। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है, बताइएगा सभी साथियों। से हो जाएगा बच्चों किन्स। किन्स जो है तरलता जाल की अवधारणाएं हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक ये मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक हैं बच्चों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक अगर पूछ दिया जाए तो ये मदन मोहन मालवीय ही हो जाएंगे। बनारस बच्चों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय बच्चों, विद्यालय के अगर संस्थापक की बात कर दिया जाए तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। PNB बैंक की स्थापना बच्चों सॉरी बोला तारू। PNB देखिएगा, PNB बच्चों बैंक की स्थापना किसने की, तो लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है? बताइएगा साथियों, राष्ट्रीय संघ के जो सचिवालय है उसका मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है? तो ये बच्चों जिनेवा में किया गया है इसका मुख्यालय। जिनेवा में बच्चों याद रखिएगा WTO का मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय है बच्चों, रेड क्रॉस का मुख्यालय है। और सभी साथियों से उम्मीद है कि UNESCO यूनेस्को का मुख्यालय बताइएगा पेरिस हो जाता है। पेरिस बच्चों यूनेस्को का मुख्यालय। पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है। इतना तक सभी बच्चे नोट करेंगे। यहाँ तक सभी साथियों नोट कर लिए होंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अवध का संस्थापक कौन था? अवध का बच्चों आपसे संस्थापक पूछा गया है, तो सआदत खान जो था बच्चों ये अवध का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ICS बच्चों, ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ हुई? देखिए ICS की परीक्षा है जो बच्चों ये भारत और इंग्लैंड में लेनी कब प्रारंभ हुई है ये पूछा गया है। तो बच्चों 1922 ईस्वी में हुआ है। और ICS परीक्षा में पास होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ बोस थे बच्चों। सत्येंद्र नाथ बोस हो जाएंगे। सत्येंद्र नाथ बोस जी ने ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय हैं, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? बताइएगा साथियों कौन सा गवर्नर जनरल था? ते गवर्नर जनरल जो था बच्चों ये था कर्नवालिस। कौन था? कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट में
लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? देखिए मृदा जो है वो 8 प्रकार की होती है, उसी में पूछा गया है लेटराइट मृदा ये कहाँ पाई जाती है मेरे भाइयों एवं मेरे बहनों, बताइएगा। तो बच्चों आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है इसमें पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है इसमें बच्चों चाय का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है साथियों, बताइएगा। अगला प्रश्न आता है और आज का इस सेशन का साथियों लास्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को बच्चों जोड़ने वाली जो रेखाओं की श्रृंखला है वो क्या कहलाती है? तो ये बच्चों सहभूकंपन रेखाएं कहलाती है। ये साथियों याद रखिएगा, सभी बच्चों को याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों से उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में अब सभी साथियों कमेंट कर देंगे कि सर ये क्लास कैसा लगा, ये ज़रूर बताना है। जो भी बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों एक मेरा और चैनल 96.4 के सब्सक्राइबर्स थे, उसको बच्चों खान सर के द्वारा मैं खुलकर बोल रहा हूँ क्योंकि मेहनत से बच्चों उस चैनल को बनाया था, खान सर के द्वारा बच्चों स्ट्राइक भेजवा करके उसे हटा दिया गया। 2 स्ट्राइक आए हैं बच्चों, 2 स्ट्राइक, और एक अगर लास्ट स्ट्राइक आ जाता है तो वो चैनल ख़त्म हो जाएगा। ये खान सर के द्वारा बच्चों जो रोशन आनंद और खान सर ये दोनों के बीच जो लड़ाई का मामला था उसमें बच्चों एक वीडियो बनाया था हमने, किसकी गलती है किसकी ना है। स्ट्राइक भेजवाया गया, एक नहीं 2, क्योंकि 2 वीडियो था और दोनों वीडियो पर स्ट्राइक भेजवाया गया कुछ देर बाद। जैसे एक वीडियो पर स्ट्राइक आया, मैंने सोचा जाने दो यार, स्ट्राइक आया ठीक है, लेके आए थे चैनलवा, बनाए थे यहीं मेहनत से बनाए थे बच्चों, और बच्चे का प्यार था उस पर, उस चैनल को स्ट्राइक दिवा दिया गया। एक बार स्ट्राइक आया, फिर बच्चों आधे घंटे के बाद दूसरा स्ट्राइक आता है और वीडियो को हटा दिया जाता है। स्ट्राइक आएगा तो कॉमन सी बात है बच्चों वीडियो हट जाएगा आपके चैनल से वीडियो हट गया। 2 स्ट्राइक आ गए बच्चों, चैनल का उसका कोई अब वैल्यू नहीं रह गया, ना वो चैनल कभी ग्रोथ करेगा ना कभी कुछ होगा, और उसका स्ट्राइक बच्चों कभी हटता भी नहीं है। मेरे पिछले चैनल पे भी एक और चैनल था, उस पर बच्चों 70,000 सब्सक्राइबर्स थे, उस पर भी बच्चों मैंने एक फिजिक्स का गलत क्वेश्चन बताए थे, वो बताए थे ना, तो उस पर भी स्ट्राइक भेजवाया गया और वो चैनल भी ख़त्म हो गया। आज बच्चों वो यूट्यूब से भी हट गया है। समझ लीजिएगा कि एक छोटे क्रिएटरों को कैसे तंग किया जाता है। जो गलत है यार वो गलत दिखाया जाएगा, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है बच्चों, वो चैनल को ले करके नहीं आए थे, आप लोगों का प्यार था, और आप लोग इस चैनल को भी उसके जैसा बनाइएगा। ठीक है, मैं 1 लाख का परिवार था मेरा बच्चों, 96.4 के 1 लाख का परिवार हो जाता है यार, 1 लाख का परिवार हो जाएगा। 1 लाख के परिवार के बाद मैं सोचा था कि बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाऊँगा। कुछ बच्चों यूट्यूब से जो सिल्वर प्ले बटन आएगा वो मिलेगा, कितनी खुशी होगी। बस सारा सपना ख़त्म कर दिया एक पल में। क्या करोगे, रोशन आनंद सर जी का तो एक भाई चला गया यार, वो अपने आप को संभाल लिए, मैं भी संभाल लूँगा। मुझे नहीं गम है कि मेरा चैनल चला गया, मुझे दुख इस बात की है कि लोग कितना गिर गए कि सच्चाई दिखाने पे स्ट्राइक भेजवा देते हैं यार, इतना नहीं गिरना चाहिए था। और ये चैनल भी है ना, चला जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से बनाऊंगा, जितने बार गिराओगे ना उतने बार मजबूती से बनाऊंगा। गिरा लो, जितनी औकात है दिखा देना तुम भी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों का प्यार रहा ना तो कोई हमें आसमान से धक्का क्यों ना दे दे,
बच्चे नीचे से उठाने वाले फिर से हैं। और मैं बच्चों के इमोशन के साथ नहीं खेलता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने राज्य बिहार राज्य से हूँ, मैं बिहार को शिक्षित बनाना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे कम बच्चों साक्षरता दर अगर कहीं का है तो हमारे बिहार का है। और मैं सोचता हूँ कि बच्चे यहाँ शिक्षित हों, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूट्यूब पे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, कभी चर्चा नहीं किया है कि मैं केवल यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूँ और फ्री में पढ़ाता हूँ, किसी बच्चे से पैसा लिया हूँ और उतना सब्सक्राइबर्स भी किया था। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बनेगा साथियों, फिर से उठूँगा और उसके मजबूती के साथ उठूँगा। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो, और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आज की सेशन को साथियों समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।